हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं अंजू मन्नू सोशियोलॉजी यूजीसी नेट में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने आई हूँ तो मैं किसी टॉपिक पे बात नहीं करूँगी यहाँ पे कि पढ़ाने से रिलेटेड। आज एक ऐसा टॉपिक है जो आज हमारे युवा या युवतियाँ हैं उनके लिए खास कर ये एक संदेश के तौर पे काम करने वाली है। एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही छोटी सी कहानी है, 9 से 10 मिनट की कहानी है। इसको शुरू से लेकर अंत तक सुनना, क्योंकि अगर बीच में आप स्किप कर देंगे तो कहानी समझ नहीं आएगी। और इस कहानी का जो टाइटल है वो है मेहनत का फल। कहानी कुछ इस प्रकार है जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति एक छोटे से शहर में, जो भी उस शहर में एक नई कॉलोनी बस रही है, उसमें केवल 4 या 5 घर हैं। उनमें से एक घर उस बुजुर्ग दंपत्ति का है जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ। वो हर दिन ये सोचकर अपनी ज़िंदगी काट रहे होते हैं कि यहाँ तो थोड़े से घर हैं और किसी भी टाइम कोई भी घटना हो सकती है। डर डर के मतलब अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे थे। लेकिन अब और घर से बाहर बहुत कम निकलते थे वो। लेकिन ऐसे घर में कब तक रहेंगे, क्योंकि अब पूरा जीवन उनको वहीं पे व्यतीत करना है अपने घर में, तो उनको बाहर निकलना तो पड़ता ही। उनका एक बेटा भी था जो विदेश में चला गया है, वहीं पे बस गया है अपने बच्चों और बीवी के साथ। जो उसकी बीवी है वो नहीं चाहते कि जो उसके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हैं वो उनके साथ रहें या वो खुद इंडिया आकर रहें, क्योंकि ये इंडिया में रह रहे होते हैं बुजुर्ग दंपत्ति। अब इनकी मजबूरी है कि अपने जीवन को तो व्यतीत करना ही है, तो सारा जीवन यही निकालना है, तो घर में तो रहकर निकाल नहीं सकते। अब डर डर के जियो या खुलकर जी लो, जीनी तो पड़ेगी ज़िंदगी, कैसे भी जी लो। अब उन्होंने एक रूटीन बनाया हुआ था सुबह शाम का। सुबह शाम बिल्कुल उनका जो रूटीन था पक्का था कि जाना ही जाना है घूमने के लिए। उगते हुए सूरज को देखते थे और डूबते हुए सूरज को देखते थे। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब वो घर से बाहर ना निकलते हों, जब ये रूटीन उन्होंने बनाई बाहर जाने की। ऐसे ही एक दिन जब सुबह निकले वो घूमने के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक लड़का, या आप कह सकते हैं एक युवा 27-28 साल का, जो साइकिल से बहुत बड़ी मतलब बहुत तेज़ी के साथ, बहुत रफ्तार के साथ जा रहा है और उसकी साइकिल के पीछे एक फावड़ा बंधा हुआ है। फावड़ा क्या होता है? जिससे खुदाई करते हैं, खेतों में काम किया जाता है। एक औजार है ना, कृषि कार्य करने के लिए एक औजार है जिससे खुदाई करते हैं। आई थिंक आप सभी जानते होंगे। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो शायद आई थिंक कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे हरियाणा में जो है वो फावड़ा बोलते हैं उसको। तो बुजुर्ग दंपत्ति ने देखा कि ये इतनी तेज़ी के साथ साइकिल से जा रहा है और पीछे फावड़ा है, तो एक डर सा उनके मन में बैठ गया, कहीं ऐसा तो नहीं जो ये लड़का है ये किसी घटना को अंजाम देने वाला हो, है ना, कोई साजिश कर रहा हो। उनके मन में एक डर बैठ जाता है और वो घर वापस चले जाते हैं। वो 1-2 दिन नहीं आते हैं बाहर निकल के, क्योंकि उनके मन में एक डर था। पता नहीं कैसा इंसान है और क्या करने वाला है, कुछ पता नहीं। और यहाँ तो थोड़े से घर हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है, पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहा है। फिर अब कितने दिन तक घर में रहेंगे, फिर वही। लेकिन फिर वो निकलना शुरू कर दिया, उन्होंने बाहर जाना शुरू कर दिया। 3-4 दिन बाद वही रूटीन, सुबह का सूरज देखना, है ना, उगते हुए सूरज को देखना, डूबते हुए सूरज को देखना। अब जैसे ही वो निकले उस दिन, फिर वही लड़का उसी रफ्तार में साइकिल से पीछे फावड़ा लिए हुए जा रहा है। अब 3-4 दिन कंटिन्यू इस प्रोसेस को देखते हैं कि वो उसका वही रूटीन है जाने का, इनका घूमने का और उसका अपने फावड़े को लेकर वहाँ से निकलने का। अब जो बूढ़ी औरत है उसके दिमाग में बातें घूम रही होती हैं, वो सोचती रहती है और वो कहती है उस बूढ़े आदमी से कि हमें पूछना चाहिए कि ये लड़का डेली है ना कहाँ जाता है हर दिन फावड़ा लेकर और इतनी तेज़ी से साइकिल से, इतनी रफ्तार में। तो बूढ़ा कहता है हमें क्या मतलब है, और मुझे नहीं लगता कि पूछना चाहिए। पता नहीं किस प्रकार का इंसान है, किस मकसद से जाता है, क्या साजिश है इसकी। लेकिन वो बूढ़ी औरत जो हो मानती नहीं है, कहती नहीं हमें पूछना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं और हमारा ये राइट है कि हम पूछें। कहीं ऐसा ना हो कि एक
इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दे ये कि हम सबको झेलना पड़े। तो वो जो बुज़ुर्ग आदमी होता है वो मान जाता है, कहता है चलो ठीक है कल पूछते हैं। वो उसी टाइम फिर कल मॉर्निंग का टाइम होता है, वो घूमने के लिए निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे, और उधर से वो लड़का उसी रफ्तार में साइकिल से आ रहा है पीछे फावड़ा लिए हुए। अब वो आगे आगे जाता है और ये जो बुज़ुर्ग दंपत्ति होते हैं ये पीछे पीछे चले जाते हैं। वो देखते हैं, वो आगे जाकर वो लड़का अपनी साइकिल रोक देता है, एक पेड़ के नीचे खड़ी कर देता है और फावड़ा उठाता है, और बंजर भूमि जो खाली पड़ी हुई है, कोई वहाँ पे किसी प्रकार की फसल नहीं उगाई जाती है, बंजर है, फसल हो भी नहीं सकती, ज़मीन इतनी ख़राब है, और उसमें जाकर वो खोदने लगता है। वो थोड़ी देर देखते हैं और फिर सोचते हैं कि इसमें तो फसल भी नहीं उग सकती, तो ये इस ज़मीन को खोद क्यों रहा है। अब वो हिम्मत करते हैं थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, उस लड़की के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा आप ज़मीन क्यों खोद रहे हैं ये। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और क्योंकि अभी मैं बेरोज़गार था और रोज़गार मिलने का जो है मतलब चांसेस हैं, मालिक से मेरी बात हुई है, वो मुझे रोज़गार देंगे, और मैं चाह रहा हूँ कि जब तक वो मुझे काम पर बुलाएं तब तक मैं इतनी प्रैक्टिस कर लूँ कि वो मुझे काम से निकाल ना पाए, क्योंकि मुझे फावड़ा चलाना नहीं आता, और जो मुझे काम मिला है, जो मुझे रोज़गार मिला है, वो एक एग्रीकल्चर फार्म हाउस है, वहाँ पे मिला है, और मुझे फावड़ा चलाना पड़ेगा खेतों में, इसलिए मैं यहाँ पे डेली प्रैक्टिस के लिए आ जाता हूँ। अब ये सुनकर वो बुज़ुर्ग दंपत्ति मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और जो उनके दिमाग में चल रही होती बातें कहीं ना कहीं है ना बहुत कोसों दूर है। अब जो जिस मकसद से आ रहा था, अब उसको आशीर्वाद देते हैं उस लड़के को और कहते हैं कि प्रयास ही ज़िंदगी है, क्या प्रयास ही ज़िंदगी है, और ये कहकर निकल जाते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस कहानी का मतलब क्या है सुनाने का, क्योंकि सभी समझदार हैं, यहाँ पे कोई इतना मतलब छोटा बच्चा नहीं है जो समझ नहीं पाएंगे, आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं। तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं खासकर, या जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी अदर फील्ड में लगे हुए हैं, किसी और काम में लगे हुए हैं, या नहीं लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी प्रकार का रोज़गार मिल जाए, ठीक है, उन सभी के लिए ये कहानी एक प्रेरणा के तौर पर काम करेगी। क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज अगर आप देखें जो अभी जो स्थिति चल रही है, वहाँ पे क्या है, नौकरी जो मिलना बहुत ही मतलब मुश्किल हो गया है, आसान नहीं है, इतनी आसानी से आप नौकरी नहीं ले सकते हैं, और बच्चे कहीं ना कहीं जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अगर आप देख रहे होंगे, हम सभी जानते हैं, उसमें मैं भी आ जाती हूँ, और भी जो है ना आसपास के जो बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान हो गए हैं और कहते हैं, हार मान गए हैं कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, और पढ़ाई करने का फ़ायदा ही क्या जब वैकेंसी नहीं आ रही है, क्योंकि वैकेंसी का तो कोई भरोसा नहीं है। इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, क्या हुआ, कोई वैकेंसी आई नहीं आई। इस चीज़ को लेकर वो अपनी पढ़ाई को बीच में ही स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हार मान जाते हैं। इतनी मेहनत जो की है आपने शुरू से, वो क्या है पल भर में ही, मैं तो ये कहूँगी कि थोड़े से ही टाइम, आपको जो पेशेंस नहीं है, आप रुक नहीं पाए और बीच में छोड़ दिया। आपने जो इतनी मेहनत की है उसको कंटिन्यू बना के रखें, क्योंकि देखो जो हमारे हाथ में है हम कर उसको ही सकते हैं। वैकेंसी आएगी नहीं आएगी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करना। हमें मेहनत इतनी करनी है, प्रैक्टिस इतनी करनी है, प्रयास इतना करना है कि जब भी वैकेंसी आए तो मौका ना मिले कि लगने के बाद हमें कोई निकाल पाए। हमें उस मुकाम तक अपने आप को पहुंचाना है, और तब पहुंचा सकते हैं जब हम डेली प्रयास करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। आज की युवा और युवतियों के लिए ये खासकर संदेश है। इस कहानी के माध्यम से हम सभी को सीखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ भी करते हैं, कहते हैं ना जो, या ये बोल सकते हैं कि जो हम कर्म करते हैं वो कहीं नहीं जाता, कभी भी उसका फल कभी भी मिल सकता है। तो उस तरह हम अपने आप को क्या तैयार करके हमें रखना चाहिए। और अभी तो इतना टाइम है हमारे पास, अगर वैकेंसीज नहीं आ रही हैं तो बहुत सारा टाइम हमारे पास, हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, है ना। नहीं तो क्या होता है, अभी वैकेंसीज अगर सडनली आ जाती हैं तो बच्चे के पास एक्सक्यूज़ होता है कि बहुत जल्दी आ गई, टाइम नहीं दिया गया, ये वो तैयारी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं एक
कहते हैं ना कि जब ना करने का एक बहाना तो मिल ही जाता है। तो आज हमारे पास इतना टाइम है, आप इसको एक पॉजिटिविटी के तौर पर लें और अपनी तैयारी कंटिन्यू करें, है ना, रेगुलरिटी लाएं अपने उसमें, रूटीन में लाएं उसको। जैसे खाना है, हमें पता है ना भूख लगेगी, भाई डेली खाना है, हमें 3 टाइम तो खाना हमारा फिक्स होता है। वैसे पढ़ाई को भी एक टाइम टेबल बनाएं और फिक्स कर लें कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है। 1 घंटा 2 घंटा, ज़रूरी नहीं कि आप 6 घंटे पढ़ें, 7 घंटे पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें, है ना, एक प्रैक्टिस के तौर पर प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा करें लेकिन करें। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि जो ये कहानी है हम सभी के, जो भी सुन रहे हैं, जिसने भी इस कहानी को सुना है, एक मतलब कि हमारे मनो मस्तिष्क में एक अच्छी सी छाप छोड़ के जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से या हमारे मस्तिष्क से निकलेगी और हमें मोटिवेट करेगी पढ़ने के लिए। तो यही मकसद था आज इस छोटी सी कहानी का सुनाने का। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज के लिए विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।